हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारी साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जिनमें पार्टिकल का जो वाइब्रेटरी मोशन होता है और जो वेव का प्रोपेगेशन होता है उन दोनों के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन में वाइब्रेट करता है। तो हमारी जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही आती हैं। फिर हमने उसके पार्टिकल के मोशन को ट्रेस किया था कि क्या होता है जब पार्टिकल जो है मीडियम में आता है तो वो मीडियम के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर वहां पर वाइब्रेशन होती हैं और उन वाइब्रेशंस में टू एंड फ्रो मोशन की वजह से एक डेंसर रीजन बनता है जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं और एक लोअर डेंसर लेस डेंस रीजन बनता है जिसे हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो आज हम इसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि जब भी हम अपने साउंड के पैटर्न को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इस टाइप की जो है पैटर्न एक आता है, यानी कि इस टाइप की वेव हमारे पास जो है वो कागज पर उतरती है। तो सबसे पहले इस वेव के अंदर देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब एम्पलीट्यूड क्या है? ये हमारी है डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव प्रोपेगेशन, यानी कि इस एक्सिस में मैंने क्या लिया है? जिस डायरेक्शन में मेरी साउंड वेव प्रोपेगेट करी है। और इस डायरेक्शन पे मैंने क्या लिया है? डेंसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेंसर रीजन जो है कंप्रेशन होता है, लेस डेंस रीजन जो है आपका वो रेयरफेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि आपकी जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी इन मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू के दोनों साइड, चाहे वो लोअर रीजन है चाहे वो हाई डेंसर रीजन है, उन दोनों रीजन्स में जिस भी पॉइंट पर डेंसिटी जो है आपकी मैक्सिमम होगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये क्या है? आपका वो रीजन जहां पर आपका कंप्रेशन बनता है और ये क्या है? आपका वो रीजन जहां पर रेयरफेक्शन बनता है। ये है आप पार्टिकल की मीन वैल्यू, यानी कि पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है? टू एंड फ्रो। कभी वो मीन पोजीशन के इधर जा रहा है तो कभी वो मीन पोजीशन के इधर जा रहा है। तो हमने एम्पलीट्यूड की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि मीन वैल्यू के दोनों ही साइड पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी। अब ये डेंसिटी यहाँ तो डेंसिटी हाइयर तो यहाँ पर है, तो मैक्सिमम डेंसिटी क्या होगी? ये तो वो जो मैक्सिमम डेंसिटी है मीन वैल्यू के दोनों पॉइंट्स पे, दोनों साइड पे। इस चीज को आप यहाँ भी देख सकते हो, आपकी यहाँ पर डेंसिटी क्या है? यहाँ पर भी क्या है? आपकी डेंसिटी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जहां पर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये आपका जो डिस्टेंस निकल के आई है, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज व्हाट स्टूडेंट्स? द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कि 20 है 30 है, वो क्या है? आपकी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हमने डेंसिटी के टर्म्स में रिलेट किया है, यानी कि जो यूनिट्स आपकी डेंसिटी की होंगी वही यूनिट्स किसकी होंगी? एम्पलीट्यूड की भी होंगी। तो एम्पलीट्यूड की भी स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट क्या है जो हमारी यूनिट्स डेंसिटी की होती है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, कि मीन वैल्यू के दोनों तरफ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पार्टिकल है वो वाइब्रेटरी यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जब वो इधर दूसरे पार्टिकल के पास जाता है तो कंप्रेशन रीजन बनता है, यानी कि दिस वन, और जब वो पार्टिकल से दूर जाता है तो वो रेयरफेक्शन रीजन बनता है, यानी कि दिस वन। तो इन दोनों में जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डेंसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट मूव टू द वेव लेंथ। नाम से समझ आ रहा है वेव की लेंथ, दैट इज वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या होती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल इससे, इसको उल्टा वाई लिख सकते हो आप। नेम है इसका लैम्डा, सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा। तो यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो यहां पर देखिए सॉरी, ये आपका फर्स्ट कंप्रेशन है, ये आपका सेकंड कंप्रेशन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? वेवलेंथ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये आपका फर्स्ट रेयरफेक्शन है, इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन ही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें मेजर की जाती है? मीटर्स में। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल लैम्डा से, लैम्डा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की।
फ्रीक्वेंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू। दिस सिंबल इज नोन एज, एक वी की तरह होती है, कुछ कुछ इसको वी भी लिखते हैं, तो वी भी लिख सकते हो आप, या फिर ये सिंबल भी यूज कर सकते हो। इस सिंबल का नाम है न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं। अब ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, सपोज मेरा ये पेंडुलम है, यहाँ पर एक बोब लटका हुआ है, तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, कभी वो इधर जाता है, फिर वो यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस के बाद यहाँ आता है, तो उसके एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो यहाँ से गया और यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर दोबारा वापस आया, तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर की है ये इसकी कंप्लीट एक ऑसिलेशन की है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने ऑसिलेशन उसने पर यूनिट टाइम में कंप्लीट किया, यानी कि कितना उसने मोशन किया है, 1 2 3, कितनी बार उसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किए हैं, कितनी कंप्लीट ऑसिलेशन किए हैं पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। अब फ्रीक्वेंसी की ऐसे यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, उन्हीं के नाम पे हमने फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स दी है हर्ट्ज, जिसको हम कैपिटल एच और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकेंड में कंप्लीट किए गए हैं, यानी कि यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइम पीरियड। टाइम मतलब कितना टाइम लिया होगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लगा होगा, लेकिन किस चीज में, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, वो होता है टाइम पीरियड। अब कई बच्चे इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी ऑसिलेशन कंप्लीट ही करना था और टाइम पीरियड में भी, तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम उसने लिया है वो होता है आपका टाइम पीरियड। मान लो कोई जो एक पार्टिकल है वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड ले रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका, 2 सेकंड। तो यहाँ पर देखो 1 सेकंड में उसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि 2 सेकंड लिया है उसने पूरा एक ऑसिलेशन के लिए। तो अगर मुझे कहे फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर उसने कितना ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे 2 सेकंड लगे, यानी कि 1 सेकंड में क्या किया होगा उसने, आधा ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा ना, तो वो आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी होती है कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम में है, और टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम उसने लिया है। तो ये था फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब हम देखते हैं, अब ऑसिलेशंस को एक बार देख लीजिए। ऑसिलेशन क्या होता है, ये पूरी एक वेव है, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर के एक कंप्लीट वेव, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है बनाते हैं। तो ऐसे सी कितनी वेव्स, ऐसे से कितने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है आपके एक सेकंड में बने हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और जितना टाइम उसने एक कंप्लीट वेव को बनाने में लिया है, दैट इज योर टाइम पीरियड। नाउ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी पढ़ा है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन टाइम टी, कि मान लेते हैं कि टी टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए हैं, 1, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है टी टाइम में। अब मेरे को निकालना है कि यूनिट टाइम में, अब यहाँ टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 आवर, कितना भी। तो अभी यहाँ पर हमारा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन की हमारे टाइम पीरियड की डेफिनेशन है ना, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन टी टाइम में उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिए हैं, 1। अब मेरे को निकालना है यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप पहले करते थे कि एक पेन आपका 5 रुपए का है, तो 2 पेन कितना हो गया, इतने का हो गया, इस तरीके से। तो सेम यही चीज यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि टी टाइम के अंदर उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 1। तो यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए, 1/t। अब ये डेफिनेशन देखो किसकी है स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, ये क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसको मैं अगर ये कह दूं कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो कोई गलत नहीं होगा, यानी कि ये सारी चीज की होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, 1/t। तो हमारे पास ये रिलेशन आता है यहाँ से कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का
उल्टा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आज हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव में आती है, जिसमें हमने पढ़ा है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड देयर रिलेशन। इससे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।